दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग कक्षा 10वीं के इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। उसका जो चैप्टर 3 है उसका लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। इसका जो पहला प्रश्न है वो है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों पर प्रकाश डालें। यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली जो थी, यानी कि वस्तु से वस्तु का जो लेन देन होता था, उस प्रणाली में क्या कठिनाई थी उन पर प्रकाश डालना है, यानी उसको बताना है। तो ये दीर्घ उत्तरीय है तो इसमें विस्तार से लिखना होता है। तो वही लिखा हुआ आंसर के रूप में वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु से बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता था। यानी अगर हम आपको कोई एक वस्तु दें जिसकी आपको ज़रूरत हो, तो बदले में आप हमको वो वस्तु दीजिएगा जिसकी मुझे ज़रूरत हो। उसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है जैसे गेहूँ से चावल बदलना, सब्जी से तेल बदलना। और ये जो प्रणाली थी, यह प्रणाली पुराने ज़माने में प्रचलित थी। इसमें लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वस्तु विनिमय प्रणाली के कुछ कठिनाइयाँ निम्नलिखित हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है, यह प्रणाली जो थी वो पुराने ज़माने में प्रचलित थी। पहले के लोग ऐसा क्या करते थे, आज के लोग तो सीधा मुद्रा देते हैं और मुद्रा से अपनी ज़रूरत की वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। माफ़ कीजिएगा, उस टाइम पूरा क्लियर नहीं दिख रहा था। तो अब आगे देख लेते हैं। इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली की कुछ कठिनाइयाँ निम्नलिखित हैं, क्योंकि इसमें जो कठिनाइयाँ था उसका वर्णन किया गया। तो इसका जो पहला कठिनाई था वो था आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि एक की ज़रूरत दूसरे से मेल खा जाए। यानी कि आपको वो चीज़ चाहिए जो मेरे पास है और हमको भी वही चीज़ चाहिए जो आपके पास है। तो ऐसा शायद ही कभी होता था, यह संयोग के आधार पर होता था। तो यही पहला कठिनाई था। तो इसको किस प्रकार से लिखना है यह देख लेते हैं हम लोग। वस्तु विनिमय प्रणाली यह प्रमुख कठिनाई थी। वस्तु विनिमय प्रणाली की जो कठिनाई थी, यह प्रमुख कठिनाई थी। आवश्यकता के दोहरे संयोग का अर्थ है कि एक की ज़रूरत दूसरे से मेल खा जाए। इस स्थिति में विनिमय में कठिनाई होती थी। यानी कि आपको जो चीज़ चाहिए वो मेरे पास हो और हमें जो चाहिए वो आपके पास हो। यह शायद ही कभी होता था। इसलिए कहा जाता है कि आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। उसका जो सेकेंड है वो है मूल्य के समान मापक का अभाव। अब इसका अर्थ क्या हुआ, इसको समझ लेते हैं। तो क्लियर दिख रहा होगा आप लोग को। तो इसका अर्थ होता है वस्तु विनिमय प्रणाली में दूसरी सबसे बड़ी कठिनाई मूल्य को मापने से थी। ऐसा कोई सर्वमान्य मापक नहीं था जिसकी मदद से सभी प्रकार के वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को ठीक प्रकार से मापा जा सके। जैसे एक सेर चावल के बदले कितना तेल दिया जाए। यानी कि मूल्य के समान मापक का अर्थ है कि कोई ऐसा सर्वमान्य मापक नहीं था जो सबके लिए मान्य हो और वह सब सब कोई उसको स्वीकार करता हो। जैसे कि अभी हम लोग जानते हैं कि अगर कुछ मतलब अभी कुछ लेना है तो उसके लिए एक लिमिटेड मनी देना होता है, यानी कि एक लिमिटेड पैसा देना होता है। उसके आधार पर हम उतना वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन उस टाइम ऐसा कोई मापक ही नहीं था जिसकी मदद से हम ये पता कर सके कि किस वस्तु का कितना मूल्य होगा या फिर किस वस्तु के बदले कितना उसको अपना वस्तु देना पड़े। तो ऐसा कोई मापक नहीं था। यह भी एक कठिनाई था। तो आगे देख लेते हैं आगे क्या कठिनाई है। तीसरा कठिनाई जो है वह है मूल्य संचय का अभाव। यानी संचय का मतलब होता है जमा करना, मूल्य का मतलब है मुद्रा। इनकी मुद्रा का संचय का अभाव था। यानी उस टाइम तो मुद्रा नहीं था, वस्तु मुद्रा ही था, क्योंकि वस्तु को ही लोग मुद्रा के रूप में प्रयोग करते थे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं के संचय में असुविधा थी। यानी कि जो लोग वस्तु उत्पादित करते थे उसका संचय यानी उसका जमाव नहीं कर पाते थे, ताकि कि विकट परिस्थिति में उसका उपयोग कर सकें। व्यक्ति कुछ ऐसी वस्तुओं के उत्पादन करता था जो शीघ्र ही नष्ट हो जाए। यानी कि अगर किसी चीज़ का उत्पादन करेंगे तो वो जल्द ही नष्ट हो जाता है। जैसे मछली, फल, सब्जी, ये सब 2-3 दिन बाद सड़ जाता है। इसीलिए इसमें संचय का अभाव था, इसको जमा नहीं कर पाते थे। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है वह है सब विभाजन का अभाव। यानी कि इसमें वस्तु को विभाजन नहीं कर पाएंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ वस्तुएं ऐसी होती थी जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता था। यानी कि इसमें कुछ वस्तु ऐसा था जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता था, और यदि उनका विभाजन कर भी दिया जाए तो उनकी उपयोगिता नष्ट हो जाती थी। जैसे अब इसको एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास एक गाय है और उनको हमें बेचना है और उनके बदले हमें 3-4 छोटे छोटे सामान लेना है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही व्यक्ति के पास वो सभी सामान उपलब्ध हो, और हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि गाय को मतलब सबके पास दे सकते हैं, क्योंकि गाय एक है, अगर उसको उसमें विभाजन करेंगे तो उसका उपयोगिता ही नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें कठिनाई होती थी। इसीलिए
लोगों ने वस्तु विनिमय प्रणाली को छोड़ के मौद्रिक प्रणाली को अपनाया। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डालें। मुद्रा के क्या क्या कार्य हैं, मुद्रा कौन कौन से कार्य करते हैं उनको बताना है। तो पहले मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा की परिभाषा को देख लेते हैं, उसके बाद इसके कार्य को भी देखेंगे। तो एक अर्थशास्त्री थे नैप। नैप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है मुद्रा कहलाती है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र में राज्य का मतलब ही होता है देश। अगर राज्य बोले तो आपको इसे राज्य नहीं समझना है, देश समझना है कि कोई भी वस्तु जो देश द्वारा, यानी राज्य लिखा हुआ है, यानी देश द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है वो मुद्रा कहलाती है। यानी कि राज्य देश जिसे घोषित कर दे कि ये चीज़ हम लोगों के लिए मुद्रा है तो हम लोग उसे ही मुद्रा मानने लगते हैं। उसका बाद आधुनिक समय में मुद्रा बहुत से कार्यों को संपन्न करती हैं। यानी कि अभी के समय में मुद्रा बहुत सारे कार्य को करती हैं तथा इसके कार्यों में क्रमशः वृद्धि होती जाती है और मुद्रा का कार्य लगातार बढ़ता जा रहा है। साधारणतः मुद्रा के 4 कार्यों को ही अधिक महत्व दिया गया है। इसका वर्णन निम्नलिखित है। क्योंकि मुद्रा के जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं वो कुल 4 कार्य ही हैं। देख लेते हैं वो चारों कार्य कौन कौन से हैं। तो आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा यहाँ तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहला है विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम का मतलब ये हुआ, विनिमय का मतलब होता है लेन देन करना। तो लेन देन का माध्यम, मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है जो क्रय तथा विक्रय दोनों में ही बीच का कार्य करती हैं। अगर किसी को कुछ बेचना हो या कुछ खरीदना हो तो जिसके द्वारा करेगा वो मुद्रा ही है। तो वही लिखा गया है, क्रय तथा विक्रय दोनों के बीच का कार्य करती हैं। अब वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त की जा सकती हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन लोग अब ये कर सकते हैं। अब वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त की जा सकती हैं तथा मुद्रा से अपनी ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है और उसका जो आपका ज़रूरत हो उसको आप अपनी मुद्रा से पूरा कर सकते हैं। इस तरह मुद्रा ने विनिमय के कार्यों को काफ़ी सुगम बना दिया है। यानी कि इस तरह मुद्रा अपना कार्य कर हम लोगों के जीवन को काफ़ी सरल बना दिया है। अगर मुद्रा ना होता तो विनिमय के लिए फिर वही दोहरे संयोग की संभावना लगानी पड़ती। उसके बाद फिर आगे देखते हैं अगला कार्य क्या है। अगला कार्य जो लिखा गया है वह है मूल्य का मापक। मुद्रा मूल्य का मापक है। उसमें मूल्य के मापक का अभाव था, लेकिन यह मुद्रा ही मूल्य का मापक हो गया। मुद्रा के द्वारा वस्तुओं का मूल्यांकन करना काफ़ी सरल हो गया है। किस वस्तु का कितना मूल्य होगा, मुद्रा द्वारा यह पता लगाना सरल हो गया है, क्योंकि वस्तु को मापने के लिए एक मापदंड होता है और वस्तुओं का मूल्य मापने का मापदंड मुद्रा ही है। इसको समझिए। मूल्य का मापक का अर्थ हुआ कि किस वस्तु का कितना मूल्य होगा, इसको मापने वाले सर्वमान्य माप जो सभी कोई स्वीकार करता हो, तो वही है मुद्रा। अब आज के समय में मूल्य का मापक जो है वो मुद्रा ही है, क्योंकि अभी हम लोग कोई वस्तु खरीदते हैं तो मुद्रा द्वारा ही खरीदते हैं और मुद्रा द्वारा यह पता करना आसान हो गया है कि किस वस्तु का कितना मूल्य होगा, जिसको हर कोई आज के समय स्वीकार किया हुआ है। तो वही है मूल्य का मापक। उसका अगला देख लेते हैं। क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है विलंबित भुगतान का मान। विलंबित का मतलब होता है देर, और भुगतान का मतलब होता है कि पेमेंट करना। तो देर से पेमेंट करने का मान। आधुनिक युग में बहुत सारे कार्य उधार पर होते हैं। आप लोगों ने भी बहुत सारे कार्य उधार पर किए होंगे और उसका भुगतान यानी उसका पेमेंट बाद में किए होंगे और उनका भुगतान बाद में किया जाता है। मुद्रा विलंबित भुगतान का एक सरल साधन है जिसके द्वारा ऋण के भुगतान करने में काफ़ी सुविधा हो गई है। अब देखिए, यह सुविधा पहले नहीं थी। पहले अगर बाद में भुगतान करता तो कितना भुगतान करता, किस चीज़ का भुगतान करता, ऐसे में बहुत समस्या होती थी। लेकिन आज के समय में मुद्रा से विलंबित भुगतान करने में काफ़ी सरल हो गया है। आज आप कोई कार्य कर सकते हैं और उसका भुगतान आप बाद में भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। उसका जो लास्ट है, चौथा सबसे महत्वपूर्ण कार्य, वह है मूल्य का संचय। अभी हम लोगों ने देखा वस्तु विनिमय प्रणाली में कि मूल्य संचय का अभाव था, लेकिन यहाँ है मूल्य का संचय, यानी यहाँ आप जमा कर सकते हैं और जब भी कोई विकट परिस्थिति या समस्या आए तो वहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं। मुद्रा में यह गुण और विशेषता है कि इसे संचित या जमा किया करके रखा जा सकता है, यानी आप इसे जमा करके भी रख सकते हैं, जो वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं था। अभी हम लोगों ने पहले ही देखा जिसमें वस्तु विनिमय प्रणाली में सुविधा नहीं था।
लेकिन मुद्रा ने इस कठिनाई को दूर कर दी है और अब मुद्रा को संचय जमा कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई कठिन समस्या आए तो उस टाइम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप लोगों ने मुद्रा के कार्यों को अच्छे से समझ गया होगा। अब आगे देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है, उसको भी अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में हमारे सामने आ गया है, जो तीसरा नंबर है, साक्ष्यपत्र क्या है? कुछ प्रमुख साक्ष्यपत्रों पर प्रकाश डालें। साक्ष्यपत्र क्या है, पहले इसको समझते हैं। आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। साक्ष्यपत्रों से हमारा मतलब उन साधनों से है जिसका उपयोग साक्ष्य मुद्रा के रूप में किया जाता है। साक्ष्यपत्र के आधार पर साक्ष्य या ऋण का आदान प्रदान होता है। यानी कि साक्ष्यपत्र जो है, इस साक्ष्यपत्र को हम लोग समझ सकते हैं कि यह एक ऐसा मुद्रा है जिसके आधार पर साक्ष्य या ऋण का आदान प्रदान होता है। और साक्ष्य जो इसका अगर साधारण मतलब निकाला जाए तो इसका मतलब होता है विश्वास या भरोसा। अगर कोई कह रहा है कि आपका साक्ष्य बहुत अच्छा है तो इसका मतलब है कि लोग आपके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि आप ऋण लौटाने में मतलब कि उचित टाइम पर ऋण लौटा देते हैं। तो इसी रीजन से आपका साक्ष्य बहुत मजबूत हो गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अब कुछ प्रमुख साक्ष्यपत्रों के बारे में बताना है तो उसको भी देख लेते हैं। देखा गया साक्ष्यपत्र कई प्रकार के होते हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित है। साक्ष्यपत्र कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है चेक। चेक आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, तो इसको देख लेते हैं। चेक सबसे अधिक प्रचलित साक्ष्यपत्र है और सबसे फेमस जो साक्ष्यपत्र है वो चेक ही है। चेक एक प्रकार का लिखित आदेश होता है। आप लोगों ने देखा होगा मूवी वगैरह में भी चेक चेक भर के देता है, उसमें से जितना भरा रहता है उतना वो चेक बैंक में जमा करने के बाद उतना पैसा उसे दे देता है। उसी तरह से चेक कार्य करता है। ये चेक एक प्रकार का लिखित आदेश है जो बैंक में रुपया जमा करने वाला अपने बैंक को देता है। जो वो रुपया जमा करता है वही आदमी बैंक को आदेश देता है कि उसमें जो लिखित राशि है उसमें जिस व्यक्ति का नाम है उसको दे दी जाए। तो आप लोग चेक को समझ गए होंगे। अब जो अगला है वह है बैंक ड्राफ्ट। इसको शायद बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा क्योंकि ये उतना फेमस नहीं है। यह वह पत्र है जो एक बैंक अपनी किसी शाखा या अन्य किसी बैंक को आदेश देता है कि उस पत्र में लिखी हुई रकम अंकित व्यक्ति को दे दी जाए। तो बैंक ड्राफ्ट जो है यह एक बैंक से दूसरे बैंक में या अपनी ही किसी शाखा में आदेश देता है कि उस पत्र में जो जिस व्यक्ति का नाम है और उसमें जितना रकम लिखा हुआ है वह उस व्यक्ति को दे दिया जाए। इस प्रकार से बैंक ड्राफ्ट कार्य करता है। उसके बाद जो थर्ड है वह यात्री चेक। अब यात्री चेक कोई भी व्यक्ति बनवा सकता है। यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री चेक बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं। यात्री की सुविधा के लिए ही यात्री चेक जारी किए जाते हैं और उसको जारी बैंक करता है, ध्यान रखिएगा। कोई भी यात्री बैंक में निश्चित रकम जमा कर देने पर यात्री चेक प्राप्त कर सकता है। अगर अब देखिए, अगर आपके पास एक लिमिटेड पैसा है, मतलब जितना कि जमा करने पर आपको यात्री चेक मिल सकता है, तो वो अगर आप बैंक में जमा करेंगे तो यात्री चेक आपको भी मिल सकता है। अब यात्री चेक लाया क्यों? अगर आप कहीं जाते हैं घूमने के लिए यात्री के तौर पर तो आपका पैसा गिर जाता है तो खो जाता है। लेकिन यात्री चेक जो है, अगर आपका यात्री चेक जो है वो आपके पास है और वो कहीं गिर भी गया और आप जाकर बैंक में शिकायत करेंगे तो वो चेक रद्द कर दिया जाएगा और आपका पैसा सुरक्षित रह जाएगा। इसलिए यात्री चेक को लाया गया ताकि लोगों को समस्या ना हो। उसके बाद आगे देख लेते हैं अब आगे क्या। चौथा जो है वह प्रतिज्ञा पत्र। अब यह क्या होता है इसको भी देखिए। यह भी एक प्रकार का साक्ष्य पत्र होता है। इस पत्र में ऋणी की मांग पर एक निश्चित अवधि के बाद उसमें अंकित रकम ब्याज सहित देने का वादा किया जाता है। इसको आप लोग अपने गांव घरों में देखते होंगे कि 4-5 लोग आता है, हर कोई बैठता है और एक पेपर पे लिखता है कि इस व्यक्ति ने इतना रकम इस व्यक्ति को दिया और नीचे सबको अपना सिग्नेचर करता है, फिर लिखता है कि इतने टाइम बाद यह रकम वापस करने का वादा किया जाता है। तो उसी को प्रतिज्ञा पत्र बोलते हैं। यह भी एक प्रकार का साक्ष्य पत्र ही है। समझ गए होंगे आप लोग। अगर किसी को कहीं डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। उसका जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियर। इसको देखते हैं, मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। तो इस आर्थिक महत्व मतलब होगा कि मुद्रा का
आर्थिक जीवन में यानी कि जब रुपया पैसा का बात आता है तो उसमें ही मुद्रा का क्या योगदान है, उस पर प्रकाश डालना है, उसके बारे में विस्तार से बताना है। तो देखिए आप लिखा गया है, आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा का काफ़ी महत्व है, यानी कि आज के समय में मुद्रा का काफ़ी अधिक महत्व है। यदि मुद्रा को वर्तमान समाज से हटा दिया जाए तो हमारी सारी आर्थिक क्रियाएं अस्त व्यस्त हो जाएगी। यानी कि अगर हम यह सोचें कि आज के टाइम में मुद्रा नहीं रहे तो आप लोग कल्पना कीजिए कि क्या होगा। सारी आर्थिक क्रियाएं अस्त व्यस्त हो जाएगी, मतलब पूरा ऐसे लगेगा कि जैसे पूरी पृथ्वी थम सा गया हो। तो इसीलिए मुद्रा बहुत ज़रूरी है। यदि मुद्रा न होती तो विश्व के विभिन्न देशों में इतनी आर्थिक प्रगति कभी भी संभव नहीं होती। यहाँ लिखा गया है कि अगर मुद्रा आज के समय में न होता तो ये जो देश इतनी तरक्की कर रहे हैं यह कभी संभव नहीं हो पाता। चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो या समाजवादी अर्थव्यवस्था हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो। ये पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित आप लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ ली होंगे। तो चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, समाजवादी हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, सभी में मुद्रा आर्थिक विकास के मार्ग में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इस सभी अर्थव्यवस्था में जो विकास होता है उसमें मुद्रा ही है जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। मुद्रा के आर्थिक महत्व के बारे में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ट्रेस्कॉट ने कहा कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। एक अर्थशास्त्री वे ट्रेस्कॉट इन्होंने कहा कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। यानी कि अगर हम हार्ट न माने तो यह रक्त प्रवाह है। उसका आज के आर्थिक जगत मुद्रा के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता है। आर्थिक जगत जो है वो मुद्रा के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता है। पहले ही बोले कि अगर मुद्रा हटा दी जाए तो ऐसे लगे जैसे पूरी पृथ्वी थम सा गया हो। उसके बाद प्रोफेसर मार्शल ने भी कहा कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए क्राउथर ने कहा कि ज्ञान की प्रत्येक शाखा की अपनी अपनी मूल खोज होती है। जैसे यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में अग्नि, राजनीति शास्त्र में वोट, ठीक इसी प्रकार मनुष्य के आर्थिक एवं व्यावसायिक जीवन में मुद्रा सर्वाधिक उपयोगी आविष्कार है जिस पर संपूर्ण व्यवस्था ही आधारित है। इनकी मुद्रा पर ही संपूर्ण व्यवस्था आधारित है। उसके बाद वास्तव में मुद्रा मानव का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। मुद्रा का जो आविष्कार मानव ने किया वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार है। अतः स्पष्ट है कि आधुनिक जीवन प्रत्येक दिशा में मुद्रा के द्वारा प्रभावित होता है। प्रोफेसर पिगू ने कहा कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी व्यवस्था धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सारे अर्थशास्त्रियों ने कहा कि मुद्रा का आर्थिक महत्व काफ़ी अधिक है। जिस प्रकार से हमने आंसर लिखा वह पूरा सटीक है और कोई भी समझ सकता है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि एग्ज़ाम में इसी तरह लिखें ताकि कहीं कोई नंबर कटने का चांस ना रहे। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर किसी को समझने में किसी प्रकार की कठिनाई हो, समस्या हो, दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब दे देंगे। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद अगली सीरीज लाएंगे जल्दी। धन्यवाद।